आयुर्वेद पांडुलिपि विभाग और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर जो है वो विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान जयपुर के साथ में मिलकर पांडुलिपियों की एक प्रदर्शनी लगा रखी है। इस प्रदर्शनी के अंदर जब हम आए, हमने पांडुलिपियों को देखा तो एक ऐसी अहम जानकारी हमारे हाथ लगी जो जानकारी बेहद चौंकाने वाली है। वो जानकारी जुड़ी है राम के साथ, वो जानकारी जुड़ी है राम के जीवन के साथ, और वो जानकारी जुड़ी है गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ। ये जानकारी कहती है कि रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी, वो रामचरितमानस का एक अध्याय अयोध्या कांड जयपुर में लिखा गया और गोस्वामी तुलसीदास ने 18 महीने जयपुर के गलता जी में रहकर वो अध्याय लिखा। इस पर और जानकारी देने के लिए मेरे साथ में एक्सपर्ट मौजूद हैं जो हैं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा ना सिर्फ हमको इस विषय में के बारे में बताएंगे, बल्कि डॉक्टर साहब हमको ये भी बताएंगे कि वो पांडुलिपियां है कहां, किस तरीके की नजर आती है, और हम आप तक एक एक चीज पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब बेहद रोचक जानकारी। बिल्कुल सर। रामचरितमानस सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं, राम का नाम तो कोई ऐसा नहीं है जो नहीं लेता होगा, पर तुलसीदास जी ने जयपुर में रह के अयोध्या कांड लिखा, ये एक बहुत बड़ी जानकारी है। बिल्कुल सर। जब तुलसी जी का युग था उस टाइम पर जिसको हम कहते हैं उत्तर तोताद्री, वो गलता जी को माना जाता है, और गलता जी गालव ऋषि का एक आश्रम है जहाँ रामायण संप्रदाय के बड़े विद्वान संत और सिद्ध पुरुष रहा करते थे। उस सिद्ध जब तुलसीदास जी को अपने ग्रंथ जो लिख रहे थे उनमें कुछ दिक्कतें आने लगी चौपाइयों में, तो उन्होंने एक ऐसे स्थान का रुख किया जहां पर वो बैठ करके और भगवान के स्मरण को करते हुए उस सरिता में आगे चल सके। तो वो गालव ऋषि आश्रम में यहाँ पधारे जयपुर। तो सर वैसे कहाँ लिख रहे थे? पहले काशी में लिख रहे थे, तो काशी में कुछ लिखने में मन नहीं लगा और उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सोचा कि एक ऐसी शरण स्थली जहाँ साक्षात प्रभु के स्मरण मुझे होने लगे। तो रामानंद दर्शन का वो स्थान, रामानंदीय लोगों का वो स्थान जो राम के बेहद करीब लेकर के आता है, उस वातावरण में आकर के उन्होंने अयोध्या कांड का जो छवि थी उसको उद्धृत किया उस गालव ऋषि के आश्रम में, जहाँ पयाहारी जी रहा करते थे। कृष्णदास जी पयाहारी जी महाराज जहाँ रहा करते थे, ऐसे दिव्य पुरुषों के उस जगह पर आकर के उन्होंने ग्रंथ लेखन का कार्य किया। ऐसा हमको अनेक ग्रंथों में प्रमाणों के रूप में उपलब्ध। मेरा अगला सवाल यही था डॉक्टर साहब कि आप क्या, आपकी जो बात करने की शैली है ना वो बिल्कुल पंडितों वाली है, और आप हो डॉक्टर, तो आपने ये कितने ग्रंथों को खंगाला जब आपको ये जानकारी हाथ लगी? हम जब रामानंद दर्शन के प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं जिनमें आप क्या कहते हैं उनके जीवन चरित्रों से संबंधित ग्रंथों को पढ़ते हैं जो गलता जी में रहे थे, जिन संतों के बारे में, जैसे भारती जी बाबा के ग्रंथ जीवन चरित्र को आप पढ़ते हैं, पयाहारी जी की किंवदंतियों को लेकर के वीरेश्वर जी महाराज जी के ग्रंथों को आप पढ़ते हैं, तब आपको वहां पर बीच बीच में ये जानकारी उपलब्ध होती है कि उस टाइम पर तुलसी जी वहां रह करके और रामचरितमानस का अयोध्या कांड लिख रहे थे। कितना समय लगा और अयोध्या कांड में कितने श्लोक? एक चौपाई के अंतर्गत उन्होंने इस बात की जानकारी दी जो जिनका जीवन चरित्र था कि लगभग 17-18 महीने उनका संयोग यहाँ पर रहा। 18 महीने गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ लगाए यहाँ। और उन्होंने इस अयोध्या कांड की रचना जो है वो यहीं बैठ वो पांडुलिपियां आप दिखा सकते हैं क्या हमको? वो पांडुलिपि हमको जो ICA गैलरी रामगढ़ मोड़ पे हमको रामचरितमानस की 40 प्रतियां उपलब्ध हुई, और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि वो सारी की सारी ही जयपुर में ही लिखी गई थी। तो वो सबसे प्राचीन जो पांडुलिपि है जिसमें इस बात की पुस्तिका में उल्लेख आ रहा है उस समय का, वो पांडुलिपि आज हम आपको दर्शन कराते हैं। अरे साहब वो आप डॉक्टर साहब दर्शन कराओ। ये वो पांडुलिपि है अयोध्या कांड की जो जयपुर में लिखी गई। और इसकी पुस्तिका में इस बात को उद्धृत किया गया है, आप इसका फोटो ले सकते हैं। ये हाथ से लिखी हुई है? ये हाथ से लिखी गई है। तो डॉक्टर साहब कागज कौन सा, ये शाही कौन सी होती है? ये हाथ से बना हुआ ही कागज और हाथ की ही बनी हुई स्याही हुआ करती थी, कलम से इसके लेखन किया करते थे। तो ये
करीब 4 महीने में शाही का निर्माण होता था और कागज भी हाथ से ही बनाया जाता था, तो बड़ा मेहनत का ये कार्य। अच्छा, इसमें 2 रंगों का प्रयोग हुआ है ना, एक तो काला रंग दिखाई दे रहा है, हाँ, एक इसके अंदर लाल रंग जो विशेष चीज को उद्धृत करने के लिए, जिसको हम हाइलाइटर के रूप में काम में लेते हैं, इस तरीके की कोई विशेष बात को बताने के लिए लाल रंग का प्रयोग। अच्छा, करते थे। तो कितने पन्नों पे लिखी हुई है ये? इस कागज जो है कौन सा है, कितने पन्नों पे लिखी हुई है? इसमें पूरी पृष्ठ संख्या आ रही है 181। 181, हाँ। 181 पेजेस के अंदर ये साइज आप देख सकते हैं। ये वो सबसे प्राचीन पांडुलिपि है जो यहाँ मौजूद है, यही है ना सर? यही है सर। और ये कब की है साहब? 1730 का संवत। 1730 का संवत है। और ये अयोध्या कांड है रामचरितमानस का, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जयपुर के गलता जी में 18 महीने का समय लगाकर यहाँ पे उसको लिखा। आप लोग इस प्रदर्शनी के अंदर आप और भी बहुत साहित्य लेके आए हैं, आप उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, लोगों को पढ़ना भी सिखा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? यहाँ पर 15 दिवसीय एक पांडुलिपि लिप्यंतरण कार्यशाला चल रही है, जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित की गई है। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत का विजन है कि इस प्राचीन ग्रंथ को हम जनमानस तक किस तरीके से पहुँचाएं, और यहाँ के राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर एन निर्वाण दास जी, उन्होंने सबसे पहले एक विजन बनाया कि पांडुलिपियों का लिप्यंतरण करके उनको हिंदी उनका ट्रांसलेशन करके और विभिन्न लिपियों में हैं उनको देवनागरी में कन्वर्ट करा करके विशेषज्ञों के द्वारा और अनुसंधानदाताओं के द्वारा उनका प्रकाशन कराया जाए। तो यहाँ पर 25 विद्यार्थियों का चयन हुआ जो ऑल इंडिया से यहाँ पर आए हुए हैं, और उनको 8 पांडुलिपियाँ हमने दी हैं जिनके ऊपर वो लिप्यंतरण का कार्य कर रहे हैं, और लिप्यंतरण करके 25 तारीख को क्या हुआ? ट्रांसलेशन करके और 25 तारीख को उन ग्रंथों का विमोचन करते हैं। यहाँ आप जो बच्चे साहित्य में इंटरेस्टेड हैं, इस तरीके की पांडुलिपियों में, उनको पढ़ना भी सिखा रहे हैं? उनको पढ़ना सिखा रहे हैं, उनको लिपि सिखा रहे हैं। हम ब्राह्मी लिपि सिखा रहे हैं, शारदा लिपि सिखा रहे हैं, नेवारी लिपि सिखा रहे हैं, खरोष्टी लिपि सिखा रहे हैं। जितने भी प्राचीन जिनमें शिलालेख लिखे गए हैं, मुद्राओं पर अंकित जो शब्द लिखे गए हैं, उनको जानने के लिए उनको वो शब्दावली भी हम लोग यहाँ पर सिखा रहे हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई है? अवधी भाषा की ये जो बड़ा रचना आसान है, आदमी पढ़ लेता है, 2-4 बार हिम्मत करे तो हो जाती है। लेकिन इसमें जो पांडुलिपि को अगर पढ़ने की बात आए तो नहीं हो पाएगा। फर्क क्या? क्योंकि प्राचीन देवनागरी लिपि के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। लिखावट जो शब्द होते हैं, आज की देवनागरी और प्राचीन देवनागरी में बड़ा अंतर है। सर, इस अंतर को अगर आप दिखा पाओ, क्योंकि सुंदरकांड मुझे भी लगभग याद रहता है, तो सुंदरकांड अगर यहाँ उपलब्ध हो और अपन उसमें फर्क दिखा पाए। सुंदरकांड के बारे में भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ अपन को एक पांडुलिपि अभी देखने को मिलेगी सुंदरकांड की। उस सुंदरकांड की पांडुलिपि को आप देखोगे तो फर्क ये देखने को मिलेगा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, एक आपने बहुत फेमस चौपाई है, तो उसमें ढोल गवार पशु और नारी लिखा हुआ है, शूद्र शब्द ही नहीं है। तो सबसे बड़ा तो चौपाई का ही अंतर आप देखने को मिल रहा है वहाँ पर, कि जिस चीज को लेकर के हम ये कर रहे हैं कि शूद्र तुलसीदास जी ने लिखा है या नहीं लिखा है, तो प्राचीन पांडुलिपि में ऐसा उल्लेख ही नहीं मिल रहा है। तो पांडुलिपियों में, उन मूल कृतियों में और आज की कृतियों में कुछ न कुछ तो अंतर आता है। तो मतलब जो आज प्रकाशन किया गया उसमें उसको भी एक बार पुनः पांडुलिपियों के माध्यम से मिलान करने की आवश्यकता तो है। और कुछ पकड़ में आया है क्या इस दौरान? ऐसे कई सारी पांडुलिपियों को अगर हम मिलाते हैं और जो आज टेक्स्ट चल रहे हैं उनको हम देखते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें क्लियर होती हैं। किसी में टीकाएं, कमेंट्री है, वो अलग तरीके की है। किसी में जो मूल पाठ है उसमें भी कुछ शुद्धताएं हमको देखने को मिलती हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नवीन अनुसंधान के द्वारा खुलती है हमारे लिए। तो एक बड़ा विषय है ये, बहुत बड़ा विषय है, गंभीर विषय है, और भारत की जो संस्कृति है उसको सही मायने में सही दिशा देने के लिए। डॉक्टर साहब, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? शब्द हैं, कोई शब्द लिखा हुआ है आज और कोई शब्द नहीं लिखा हुआ, हम एक पर्टिकुलर वर्ड की बात नहीं करेंगे। जी जी। क्या फर्क पड़ जाएगा कि वो जो प्राचीन लिखा हुआ है, जो शुद्ध लिखा हुआ है, वही सामने आएगा? तो उससे आपको क्या लग रहा है कि चिकित्सा में, जैसे चिकित्सा शास्त्र का यहाँ पर आयुर्वेद का साहित्य देख रहे हैं, करीब 550 पांडुलिपियां हैं जो जयपुर में ही चिकित्सा शास्त्र की लिखी गई है। ये हम इस तरफ आए हैं तो ये सब चिकित्सा शास्त्र की। मैं आपके इस तरफ आ जाता हूँ तो आप गाइड कर सकेंगे। हाँ जी। जैसे कि आप यहाँ सिद्धांत शिरोमणि है, यहाँ सर्वोदय है, शास्त्र है, 60 संवत्सरी है, और इधर आप देखेंगे पराशरी है,
चरक भी है, सुश्रुत भी है यहाँ पर। तो ऐसे ग्रंथ है। औषधियों के एक एक शब्द में अगर आप एक शब्द को ही गलत लिख दिया जाए तो औषधि का स्वरूप है वो दूसरी औषधि में चला जाएगा। कोई मीठा है तो तीक्ष्ण में चला जाएगा, तो वहां पूरा चिकित्सा शास्त्र ही जब बदल जाएगा तो उपचार ही गलत हो जाएगा। तो शब्द का मात्रा में मान लीजिए कि 6 ग्राम ही देना है और उसमें मान लीजिए हमने 16 ग्राम कर दिया तो उसका कितना बड़ा अंतर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक एक शब्द का इतना बड़ा भारी महत्व है, वो आप सब जानते ही हैं। कब तक चलेगी आपकी ये प्रदर्शनी? ये हम 21 तारीख को योग का विषय रख करके और फिर 25 तारीख तक इस प्रदर्शनी को लगाएंगे। उसमें हम तंत्र, मंत्र और ज्योतिष का भी एक सेटअप यहाँ पर लगाएंगे। इसके भी बड़े जो लोग रहे हैं, जो बड़े नाम रहे हैं, उनकी पांडुलिपियों को हम, जैसे सरयू प्रसाद द्विवेदी जी के श्री विद्या की जो पांडुलिपियाँ हैं जो अभी तक प्रकाशित है, ऐसी पांडुलिपियों का भी हम यहाँ पर लगाएंगे जी। तो कैसा रिस्पॉन्स कैसा है जयपुर वासियों का? लोगों को देखने में बहुत रोचकता उत्पन्न हो रही है। हाँ। इसको सीखना भी चाह रहे हैं और इनके साथ में आकर के इनको छूना, इनको देखना उनको बड़ा रोमांच दे रहा है। बड़ा रोमांच दे रहा है। देखिए साहब, बड़ा रोमांच देगा ही, क्योंकि आप जिस संस्कृति से आते हैं उस संस्कृति के विषय में अगर आपको कोई ऐसी जानकारी निकल के आए तो वो आपको रोमांचित कर देती है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, ये वो शब्द है, ये वो नाम है जो हर व्यक्ति लेता है और शायद हर घर में रामचरितमानस मिलेगी। पर जयपुर वालों के लिए देखिए कितने गौरव की बात है कि जयपुर का वो गलता पीठ था जहां गोस्वामी तुलसीदास 18 महीने रुके और अयोध्या कांड यहाँ पर उन्होंने संपूर्ण किया। रामचरितमानस के लिए बड़ी खबर, जयपुर के लिए बड़ी खबर कि जयपुर का योगदान है रामचरितमानस के लेख के अंदर। यहाँ रामानंद संप्रदाय के एक विशिष्ट संत आए हुए हैं जो गलता तीर्थ से ही अपना समन्वय रखते हैं और आइए हम उनको उनके पास में लेकर के चलते। चलो सर, पॉज कर लीजिएगा, चलते हैं साहब। ओके जी डॉक्टर साहब, आप हैं जी? महाराज जी, आप गलता जी से हैं? हाँ। गलता पीठ से हैं। आज एक बड़ी जानकारी हमारे पास में आई है और वो जानकारी ये बता रही है कि रामचरितमानस के अयोध्या कांड को गोस्वामी तुलसीदास जी ने गलता पीठ के अंदर बैठ के किया। जयपुर के लिए गौरव की बात है। हाँ, जो आप पूछ रहे हैं बिल्कुल ये प्रश्न इधर देखो समुचित है और जो घटना घटी है बिल्कुल वो भी शास्त्र सम्मत है, पुराणों सम्मत, मैंने अपने जो है इतिहास सम्मत है। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा अयोध्या कांड गलता जी में लिखा गया। भक्ति शास्त्र का सबसे बड़ा बृहद साहित्य भक्तमाल भी गलता जी में लिखा गया, न्योनाभा जी के द्वारा लिखा गया है। और रामानंद संप्रदाय की बहुत सारे करीब 14-15 द्वारा गद्दियाँ हैं। 36 द्वारा गद्दियों में से करीब 17-18 गद्दियाँ गलता जी से निकली हैं। इसमें चाहे रैवासा हो और यहाँ अरनिया है, बहुत सारी जो है, यहाँ तक प्रयागराज में 2 गद्दियाँ हैं जैसे देवरारी जी की, और मलूकदास जी भी उन्हीं की परंपरा में है। बहुत सारी गद्दियाँ गलता जी से निकली हैं। गलता गद्दी रामानंद संप्रदाय का मुख्यतम गद्दी है। कब से हुई? जब स्वामी रामानंदाचार्य इस धराधाम को त्याग करके चले गए तो पंचगंगा घाट एकदम सुना सा हो गया। अच्छा, पंचगंगा घाट सुना सा हो गया और सुना हो जाने के बाद फिर पयहारी जी महाराज यहाँ आए। और वस्तुतः देखा जाए राजस्थान में वैष्णवता का प्रचार प्रसार श्री कृष्णदास जी पयहारी के माध्यम से हुआ। उसके पहले अन्य तांत्रिक लोगों का भी बड़ा भारी बोलबाला था जिनके जो राजाओं को अपने अभिभूत रखते थे, परंतु स्वामी कृष्णदास जी के आने के बाद और सभी इसके बाद ही यहाँ पर कोई दूसरे संप्रदाय वाले हैं। सबसे पहले रामानंद संप्रदाय के श्री कृष्णदास जी पयहारी हैं राजस्थान में। और इसलिए हम तो कहता हूँ गलता गद्दी को जल्दी से जल्दी सरकार को रामानंद संप्रदाय को सौंप देना चाहिए। साहब, तो राजनीतिक और सरकार का विषय हो गया, लेकिन एक सवाल और आ रहा है। तो सवाल ये है कि जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है, क्या यही कारण है? जयपुर को छोटी काशी कहने का अभिप्राय है महाराज जयसिंह इतने विद्वान थे जिन्होंने पूरे भारत में ज्योतिष शास्त्र, जिसको हमारे यहाँ शास्त्रों पे सबका अधिकार था, किसी को कोई विशेष वर्ग विशेष का नहीं, वर्ण विशेष का नहीं, ज्योतिष शास्त्र के इतने बड़े प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने भारत में 5 वेधशालाएं बनाया, उज्जैन में, जयपुर में, दिल्ली में, काशी में, ऐसे 5 जगह वेधशालाओं का निर्माण किया। और इतने वो गुणग्राही थे
कि देश में जहाँ भी विद्वान मिले उनको सबको ला करके अपने जयपुर में बसाया और ऐसे ऐसे उद्भट विद्वान हुए जो काशी के विद्वानों को भी मात देने वाले थे। इसलिए जयपुर को अपरा काशी कहते हैं। छोटी काशी जो है वो शब्द जो काम में लिया जाता है वो ठीक नहीं है, अपरा काशी ठीक है। अच्छा, ये बात बहुत बढ़िया बात है, सही बात है, अपरा काशी सही है। आप तो सुधार कर रहे हो, पांडुलिपियों की बात कर रहे हो, तो सुधार हो ही जाना चाहिए, हो ही रहा है। तो ये जो काम हो रहा है वास्तव में ये भी जयपुर के लिए अत्यंत गर्व का काम है और इसमें कैलाश जी और गोपीनाथ जी प्रभृति जैसे ये सभी जो लगे हैं पांडुलिपियों के शोधन में, ये भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। अन्यत्र ऐसा इतने माने सक्रियता से कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये भी जयपुर को अपरा काशी कहने का एक आधार बनेगा। देखिए, गलता पीठ से जो संत यहाँ मौजूद हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि गलता पीठ के अंदर 18 महीने गोस्वामी तुलसीदास ने रुक कर रहकर अध्ययन कर अयोध्या कांड की रचना की। जयपुर के लिए बड़ी गौरव की बात है और गलता पीठ से सिर्फ रामचरितमानस ही नहीं और भी बहुत से ग्रंथ निकले हैं। ये जयपुर के लिए एक बड़ी बात है। ये जो पांडुलिपि के लिए यहाँ जयपुर वासी मौजूद हैं, जो इंटरेस्ट यहाँ के लोग दिखा रहे हैं, ये जो आयोजन भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत सी चीजों को बाहर निकालने में मददगार सिद्ध होगा। बड़ी खबर आप तक पहुंचाई है। जयपुर वासी हैं तो गौरव कीजिएगा अपने ऊपर कि रामचरितमानस का अयोध्या कांड हमारे शहर में रहकर गोस्वामी जी ने लिखा है। जी, गलता जी का एक और वैशिष्ट दर्शन शास्त्र में जो विशिष्टाद्वैत दर्शन है, अध्यास बाद जो है अद्वैत का है, उस अध्यासवाद का खंडन जयपुर के गलता पीठ के द्वितीय आचार्य श्री केलदेवाचार्य हुए हैं। उन्होंने अध्यास ध्वंस लेस नाम करके ग्रंथ लिखा है, जो कि दर्शन शास्त्र का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसी गद्दी पर से भगवत गुण दर्पण नाम करके मधुराचार्य ने लिखा। इस प्रकार से गलता गद्दी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि अपराकाशित तो यहाँ पर प्रकाशित हो रहा है। तो गौरव कीजिए, अगर आप जयपुर के नहीं हैं और जयपुर आते हैं घूमने के लिए तो जयपुर में एक डेस्टिनेशन और जोड़ लीजिए, वो है गलता पीठ, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ इस पूरे देश को दिया गया है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।